गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेलोजन व्युत्पन्न है इस चैप्टर के आगे बढ़ाते हुए अब इसको पढ़ेंगे। हेलोजन व्युत्पन्न। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। तो हमने एक तो पढ़ ली थी, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा प्रकार होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और इसको लिखा जाता है शॉर्ट रूप में SN2, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, और 2 लिखा हुआ है द्विअणुक। अब हमने पहले पढ़ा था एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, अब पढ़ रहे हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब मुख्य चीज है, एक ये याद रखनी है आपको कि SN1 और SN2 एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुख्य अंतर को आपको इसमें समझना है। तो हमने ये पहले पढ़ ली थी कि ये अभिक्रियाएं दो पदों में पूर्ण होती है। कौन सी रिएक्शन? SN1। और SN2 है, ये होती है एक पद में पूर्ण। ठीक है। तो अब हम जैसे इसमें पढ़ा था SN1 में दो पद में पूर्ण होती है, और ये होती है SN2 एक पद में पूर्ण। तो एक पद में अगर वो कंप्लीट हो रही है तो इसके लिए कारण क्या रहेगा? इसका कारण मुख्य रहेगा कि RX एल्किल हैलाइड, और इसको यदि हमने ऐसे डिवाइड कर दिया तो एक तो बन गया कार्बोकेटाइन और एक बन गया हैलाइडाइन। अब क्या होता है कि इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा SN2 अभिक्रिया में, ये एल्किल हैलाइड के द्वारा, तो ये जो कार्बोकेटाइन है जिसका स्थायित्व अगर कम हो एल्किल हैलाइड के अंदर से, यदि हेलोजन परमाणु हैलाइड आयन के रूप में हट जाता है, और हटने से जो ये कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन का यदि स्थायित्व कम हो तो वे एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रियाएं देते हैं। और जब वो SN2 अभिक्रियाएं देते हैं तो ये अभिक्रियाएं एक पद में पूर्ण होती है। अब ये एक पद में क्यों पूर्ण होती है? कारण यही है कि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व कम होता है। स्थायित्व कम है, इसका सीधा तात्पर्य है कि अगर स्थायित्व कम रहेगा तो ये कार्बोकेटाइन यानी धनायन के रूप में नहीं रह सकता। ये वापस क्या करेगा? जो हैलाइड आयन निकला है उसको वापस ग्रहण कर लेगा और वापस किसमें बदल जाएगा? एल्किल हैलाइड में बदल जाएगा। तो हमें जो अभिकारक है वो अभिकारक ही रह गए, उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुए। इसका मतलब कि अगर हम इसको कार्बोकेटाइन में बदलें तो ये अधिक देर तक विलयन के अंदर स्थायित्व या स्थायी रूप से बने नहीं रह सकते हैं। अब है कि कार्बोकेटाइन है, हमने जैसे पढ़ा था कि प्राथमिक कार्बोकेटाइन, द्वितीयक कार्बोकेटाइन, और ये रहेगा तृतीयक कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो हमने पहले पढ़ लिया था कि प्राथमिक कार्बोकेटाइन का स्थायित्व कम होता है किससे? द्वितीय कार्बोकेटाइन से, और द्वितीय कार्बोकेटाइन से अधिक स्थायित्व होता है तृतीयक का। और इसका कारण क्या होता है? हमने जो पहले 11वीं कक्षा में पढ़ा था। और ये स्थायित्व का बढ़ता क्रम है
स्थायित्व का बढ़ता क्रम है, इसका कारण होता है प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। अर्थात हमने कक्षा 11 में पढ़ा था धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव जैसे मान लेते हैं हमने इसमें एक ऐसे कार्बोकेटाइन है जिसके अंदर कार्बन परमाणु की संख्या समान हो, उसी को हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक लेते हैं। कैसे? जैसे ध्यान देना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये लगा दिया हमने पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखते हैं कि ये धनावेशित कार्बन है, ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब अगर हम इतने ही कार्बन युक्त CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2, इसमें भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और इसमें ये जो कार्बन है अगर हम देखें तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ? प्राथमिक कार्बोकेटाइन हुआ। अब यदि हम इसको द्वितीयक में बदलना है तो हम इसको अगर ऐसे लिख दिया CH3 और ये CH2, तो ये धनावेशित कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये कार्बन 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया द्वितीयक कार्बोकेटाइन। अब अगर हम इसको तृतीयक में बदलते हैं, ये लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, ये धनावेशित कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया तृतीयक कार्बोकेटाइन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो एल्किल समूह है, इस एल्किल समूह का एक प्रभाव होता है कि अपनी ओर से इलेक्ट्रॉनों को दूसरी ओर धकेलना, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कहलाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कल आपको बताया कि किसी आयन पर यदि धनावेश या ऋणावेश हो और वो अधिक हो तो उसका स्थायित्व कम होता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी स्पीशीज पर आवेश है उसका स्थायित्व क्या होगा? कम होगा। तो वो हमेशा क्या करेगा? अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए उस आवेश को कम करना चाहेगा, ठीक है, और या वो आवेश को समाप्त करना चाहेगा। तो आवेश को कम करने का तरीका है तो वो होता है कि उस स्पीशीज में या उस संरचना में, अणु या आयन में, तो उसमें कौन सा प्रभाव या समूह है और उसका कौन सा प्रभाव रहेगा, वो चीज देखनी होती है। तो ये धनावेशित कार्बन है, इस पर ये एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, और एल्किल समूह का होता है इलेक्ट्रॉन धकेलना, अर्थात प्लस आई प्रभाव। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, और हमने ये पढ़ा था कि ये जो प्लस आई प्रभाव है या माइनस आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव है, ये 3 कार्बन, किसी श्रृंखला में 3 कार्बन परमाणु तक होता है। चौथे कार्बन परमाणु पर यह प्रभाव है, यानी उसका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। तो अब इसमें देखते हैं, ये धकेलेंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण इस धनावेशित कार्बन की ओर हो, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित कण होते हैं। ऋणावेशित कण यदि धनावेश की ओर अग्रसर होते हैं तो धीरे धीरे धनावेश कम हो जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए ये इस हाथ पर ये 4 ऋणावेश है या धनावेश मान लेते हैं, और ये 4 धनावेश है, और इधर से मैं 1 ऋणावेश क्यों लाऊं? तो 1 ऋणावेश और 4 धनावेश, तो क्या हो गया? 3 धनावेश शेष रह गया, ये उदासीन हो गया। तो इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन परमाणु की ओर आएंगे, धनावेशित कार्बन की ओर, तो धीरे धीरे धनावेश है वो घटता जाएगा। अब ये जो प्लस आई प्रभाव जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, ये कैसे बढ़ता है और घटता है? चलो हमने पढ़ लिया ये 3 कार्बन तक ये सीमित होता है, उसके बाद इसका प्रभाव समाप्त हो गया। लेकिन जिस धनावेशित कार्बन से जितनी ज्यादा संख्या में एल्किल समूह जुड़े हो, जितनी ज्यादा संख्या में एल्किल समूह जुड़े हो, उसका प्लस आई प्रभाव उतना ही अधिक होता है। अगर हम ये देखते हैं कि इस धनावेशित कार्बन से एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है,
दो एल्किल समूह, ये हो गया एथिल, ये हो गया मेथिल। तो इन दोनों का प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है, तो धनावेश को उतना कम कर देगा। और इसमें सिर्फ एक ये रह गया एन प्रोफिल, इसका इसकी ओर पर केवल एक समूह है, बड़ा जरूर है लेकिन एक होने के कारण इसका प्लस आई प्रभाव वो कम हो जाएगा। और इसमें के अंदर दो एल्किल समूह हैं और प्लस आई प्रभाव क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो धनावेश है उतना ही कम हो गया। अब चलते हैं हम इस तृतीय कार्बोकेटाइन पर। तो हम देखते हैं ये कार्बन एल्किल समूह है और एक ये एल्किल समूह है और एक ये एल्किल, कुल हो गए 3। और जब 3 एल्किल समूह हैं तो उसका प्लस आई प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा होने से अब इसमें क्या रहेगा, अगर अधिक है तो ये लगभग धनावेश है वो समाप्त हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा। अगर थोड़ा सा रहेगा धनावेश तो हमने पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे आवेश घटता जाएगा उस आयन का स्थायित्व बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा उस आयन का स्थायित्व घटता जाएगा, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। तो इस कारण से हमने ये पढ़ लिया कि तृतीय कार्बोकेटाइन का स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं SN2 अभिक्रियाएं, अब ये होती है एक पद में पूर्ण। अगर ये एक पद में पूर्ण होगी तो इसका मतलब है कि इन अभिक्रियाओं में जो एल्किल हैलाइड हम काम में लेंगे उनसे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन क्या होगा, प्राथमिक कार्बोकेटाइन होगा। और जब प्राथमिक कार्बोकेटाइन होगा तो उसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, अर्थात वो कार्बधनायन के रूप में विलयन में नहीं रह पाएगा। और अगर कार्बधनायन के रूप में नहीं रह पाएगा तो वो अभिक्रिया दो पद कि पहले कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है और फिर दूसरे पद के अंदर उस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। ये दो चीजें एक साथ में नहीं होगी, केवल एक चीज होगी। इस कारण से वो अभिक्रिया क्या होगी, एक पद में पूर्ण होगी। अर्थात क्या होगा, एल्किल हैलाइड है, इस पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा और नाभिक स्नेही के आक्रमण से एल्किल हैलाइड और ये हो गया नाभिक स्नेही। अब यदि इस पर इसका आक्रमण होता है, देखो एक चीज और बता दे, आक्रमण का मतलब है कि उसकी ओर अग्रसर होना, ठीक है, या अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उसके नजदीक जाना। और नजदीक जाने के लिए कोई भी अभिकर्मक अगर किसी अभिकारक के निकट जाता है तो जरूर उसके अंदर एक प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होगी। कैसे, अब अगर ये नाभिक स्नेही है, मैंने यहां पर इस पर क्या लगा रखा है, नेगेटिव चार्ज लगा रखा है। इस नेगेटिव चार्ज का अर्थ है कि अगर वो इसकी ओर अग्रसर होगा, आकर्षित होगा, तो निश्चित रूप से इस एल्किल हैलाइड अणु के अंदर कोई भी एक केंद्र ऐसा होगा जिस पर धनावेश रहेगा, ठीक है। और ये जब धनावेश रहेगा तभी ये ऋणावेशित अभिकर्मक है, इस धनावेशित की ओर अग्रसर रहेगा, अर्थात इसका आक्रमण होगा। और आक्रमण होने से क्या होगा कि ये हेलोजन परमाणु हैलाइड आयन के रूप में निकलेगा, ठीक है, और उससे नाभिक से नहीं जुड़ जाएगा। और मैंने आपको ये अभिक्रिया को शुरू में बता दिया था कि यहां पर किसी भी अणु में अभिक्रियाओं का एक लगभग नियम होता है, किसी अणु पर अगर किसी अभिकर्मक का आक्रमण होता है, ठीक है, और आक्रमण करने वाले अभिकर्मक की जो प्रकृति होती है उसी प्रकृति का अणु में से कोई समूह निकल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण कर रहा है, नाभिक स्नेही है वो है ऋणावेशित। अगर ऋणावेशित स्पीशीज कण इसका आक्रमण एल्किल हैलाइड पर हो रहा है तो इसके बाद में इसमें से जो समूह निकलेगा जो हमने पढ़ा था ये निकल रहा है, क्या निकलेगा, X निकलेगा। और X को हमने पढ़ा था ये अवशिष्ट समूह कहलाता है, ठीक है। और अब इसके ये निकल गया तो निश्चित रूप से आक्रमण हुआ नाभिक से नहीं, जिस ये क्या है ऋणावेशित है, तो ये अवशिष्ट समूह भी क्या रहेगा, ऋणावेशित रहेगा। आप ऐसा नहीं कि यहाँ नाभिक से नहीं का आक्रमण करवाएं और यहाँ पर आप लिख दें पॉजिटिव चार्ज धनायन लिख दें। ऋणावेशित कण का आक्रमण है और धनावेशित कण को आप बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो इन अभिक्रियाओं में ये याद रखना आपको। तो SN
SN2 अभिक्रिया में क्या होता है कि आक्रमण के समय कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होगा। SN2 में कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होता है। अब कार्बोकेटाइन क्यों नहीं बनेगा, हमने ये पढ़ लिया, क्योंकि वो 1 डिग्री है और 1 डिग्री अर्थात प्राथमिक कार्बोकेटाइन का स्थायित्व कम होता है। स्थायित्व कम रहेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है ना। और जब ये ज़्यादा कम नहीं होगा तो अगर हमने जैसे मान लीजिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl लिखा और इसमें हमने ये बता दिया कि भाई कार्बोकेटाइन बना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और प्लस Cl नेगेटिव चार्ज ऋणायन बन गया। अब क्या होता है कि जब इस पर आवेश कार्बोकेटाइन के इस कार्बन पर आवेश अगर बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन ये लेना ही नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों? जैसे जैसे आवेश कम हो रहा है उसका स्थायित्व बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये इसको वापस ग्रहण नहीं करेगा। और जब प्राथमिक होता है तो उसका प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होता है, ये प्राथमिक है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, इस प्लस आई प्रभाव के कारण ये पॉजिटिव चार्ज इतना कम नहीं हो पाता, अर्थात रह जाता है। इस कारण से वापस जो क्लोराइड आयन है जो निकला है वो वापस इसमें जुड़ जाएगा और किसमें बदल जाएगा, वापस एल्किल हैलाइड में बदल जाएगा। तो हमें तो उत्पाद बनाना था और ये वापस किसमें बदल गया, अभिकारक में। अब अभिक्रिया पूर्ण कैसे हो कि कार्बोकेटाइन बन नहीं सकता, ठीक है, और कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, तो अब इस पर आक्रमण किस तरह से किया जाए नाभिक स्नेही का, जिससे कि क्या हो कि ये उत्पाद में बदल जाए। तो नाभिक स्नेही जैसे आक्रमण करेगा तो जैसे जैसे नाभिक स्नेही इस पर नजदीक आएगा, इस अणु के नजदीक आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, हेलोजन परमाणु उस कार्बन से ध्रुवीय कार्बन इससे धीरे धीरे दूर जाएगा और ये जैसे ही दूर जाएगा नाभिक स्नेही इसके निकट आएगा और एक स्थिति आएगी कि जब नाभिक स्नेही और हेलोजन परमाणु ये दोनों ही इस धनावेशित कार्बन से जुड़े हुए रहेंगे, यानी कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। और एक स्थिति आएगी कि जैसे ही नाभिक स्नेही इसके कार्बन के धनावेशित कार्बन के ज्यादा निकट आ जाएगा तो हेलोजन परमाणु निष्कासित हो जाएगा और निष्कासित होते एक तरफ से वो जुड़ेगा, दूसरी तरफ से ये निकलेगा, अर्थात ये सिर्फ क्रिया एक पद में हो जाएगी, अर्थात SN2 अभिक्रियाएं केवल एक पद में पूर्ण होती है। अब हम देखते हैं कि ये एक पद में पूर्ण होती है तो कौन कौन से एल्किल हैलाइड है, उनमें प्राथमिक में भी ये होता है कि उनकी क्रियाशीलता वो अलग अलग रूप में होती है। अब कैसे, अब इसमें देखते हैं हम। अगर हम अगर प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। अब हम देखते हैं कि ये तीनों एल्किल हैलाइड प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अब प्राथमिक है तो अब हम देखेंगे जब प्राथमिक कार्बोकेटाइन तीनों में एक समान बनेगा, कैसे, इसमें अगर हमने Cl को निकाल दिया तो CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। हमने हेलोजन परमाणु को हैलाइड आयन के रूप में निष्कासित कर दिए, ये तीनों बन गए कार्बोकेटाइन, ठीक है। और तीनों कार्बोकेटाइन क्या है, प्राथमिक है। अब प्राथमिक के अंदर भी और अलग अलग स्थितियां आ जाती है, तो प्राथमिक कार्बोकेटाइन ये नहीं है कि केवल एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन हो, कार्बन बढ़ते जाएंगे। अब उस कार्बन जैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई
इस धनावेशित कार्बन से कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ नहीं है। अगर एल्किल समूह जुड़ा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्लस आई प्रभाव नहीं है, और प्लस आई प्रभाव नहीं होगा तो इस पर धनावेश है जितना है उतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो धनावेश में कोई कमी नहीं आई, अर्थात स्थायित्व में वृद्धि नहीं हुई, तो ये सबसे अधिक अस्थायी कार्बोकेटाइन प्राथमिक में। इसी प्राथमिक में हम दूसरा देखते हैं कि इसके अंदर इस धनावेशित कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ, ये भी प्राथमिक है। अब ये क्या करेगा, एक छोटा समूह है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को प्रतिक्रिया से धकेलेगा, इसकी ओर थोड़ा सा धनावेश कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो भी ये क्या होगा, इसकी तुलना में इसका स्थायित्व ज्यादा रहेगा। प्राथमिक अस्थायी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो धनावेशित कार्बन पर धनावेश है वो धीरे धीरे घटता जाएगा और उसका स्थायित्व तुलनात्मक रूप से बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें आगे ये बड़ा समूह, इसमें मेथिल 2 एक कार्बन है और इसमें कितने हुए 2। तो अगर हम इसको एक ऐसे ही देखें कि जो धनावेश है वो धीरे धीरे है, इसकी तुलना में इस पर ज्यादा कम हो गया और कम हो गया, तो प्राथमिक के अंदर इस कार्बोकेटाइन का सबसे अधिक स्थायित्व रहेगा। तो अगर हम ऐसे ही देखें तो SN1 SN2 अभिक्रियाओं में अगर क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है कि कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा अस्थायी होगा, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जितना कम होगा वो SN2 के प्रति ज्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है, एक कारण तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, अगर हम देखें तो SN1 के प्रति क्रियाशीलता है, उसके विपरीत SN2 में चलते हैं तो SN2 अभिक्रिया में एक कार्बन वाला हैलाइड है वो ज्यादा क्रियाशील होगा। क्यों? कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सबसे कम होता है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे तो फिर ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, तो इसके अंदर जिसमें कार्बन कम है प्राथमिक के अंदर वो SN2 के प्रति ज्यादा क्रियाशील रहेगी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये एक पद में पूर्ण होती है। अब जो ये अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है, पहला ये देखिए SN2 अभिक्रिया में एक पद में पूर्ण होती है और SN1 है वो 2 में होती है। दूसरी चीज है कि ये जो अभिक्रिया हैं SN2 अभिक्रिया हैं ये अध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है। अब हम देखते हैं कि SN1 है वो ध्रुवीय विलायकों में ज्यादा संपन्न होती है, आसानी से संपन्न हो जाती है। ठीक है ना, अभिक्रिया का वेग बहुत अधिक होता है। लेकिन अगर ये विलायक क्या कार्य करते हैं, विलायक है अभिकारक को एक ऐसा माध्यम प्रदान कर देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई चीज को बनाने के लिए हमें कोई न कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। पदार्थ एक अलग चीज होती है, ठीक है। अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, मान लीजिए उसके लिए कोई ऐसी वस्तु बना रहे हैं, उसके लिए मॉइस्चर बहुत ज़्यादा चाहिए, तब जाकर के वो बन जाती है। और यदि मॉइस्चर बिल्कुल ही नहीं है और फिर हम उस चीज़ को बना रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ है वो टूट जाएगी जल्दी से। मॉइस्चर है उसको नम बनाए रखती है, अर्थात वो पदार्थ बनने के लिए नमी है जो एक माध्यम है, क्रिया नहीं करता है, वो उसके वेग को, स्थायित्व को बढ़ाने में कार्य करता है। ऐसे ही विलायक हैं, वो अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो अब जैसे SN1 के अंदर ये ध्रुवीय विलायकों में होते हैं, तो ध्रुवीय विलायकों में क्या होता है कि ध्रुवीय, नाम ही ध्रुवीय आ गया, तो इसका मतलब उसमें एक धनायन बनेगा, एक ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन बनाने के एल्किल हैलाइड से R X से अगर हमें R पॉजिटिव चार्ज X नेगेटिव चार्ज, दो आयन बनाने हैं, तो इसका मतलब इसको तोड़ना जरूरी है, और इसको तोड़ने के लिए हमें ध्रुवीय विलायक चाहिए, ठीक है। और ध्रुवीय विलायक SN1 के लिए बोल रहा हूं मैं, तो क्यों?
क्योंकि उसमें जो कार्बोकेटाइन उसका स्थायित्व ज़्यादा रहेगा, अर्थात उत्तरती एल्किल हैलाइड रहेगा, तो उसमें कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी है, तो टूटने के बाद में उसका स्थायित्व बना रहेगा। ठीक है ना, ताकि इस पर नाभिक स्नेही का आसानी से आक्रमण हो सके। अब SN2 अभिक्रियाओं में हम क्या ले रहे हैं, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और प्राथमिक एल्किल हैलाइड में क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन बनते हैं इसे, इन कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होता है कम, अर्थात इस एल्किल हैलाइड को, इन सब को हमें आयनों के रूप में, इस तरह से आयनों के रूप में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों, अगर वो टूट भी गई तो वापस हैलाइड आयन है, वो वापस जुड़ जाएगा, क्यों, स्थायित्व कम है। तो हम वहां पर ध्रुवीय विलायक हैं काम में नहीं लेंगे, वहां पर हमें ऐसा विलायक काम में लेना है जो कि उसको तोड़े नहीं, केवल उसको माध्यम प्रदान करे, ताकि अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाए। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, अध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है। तीसरी चीज है, जब ये अभिक्रियाएं एक पद में पूर्ण होती है तो इसमें क्या होता है, नाभिक स्नेही के आक्रमण से संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, तो SN1 में तो कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ था पहले पद में, ये एक ही पद में है, तो उस एक पद में क्या होता है कि नाभिक स्नेही के आक्रमण से संक्रमण अवस्था बनती है। अब वो कैसे, ध्यान देना। अब हम लेते हैं ये, अगर इसमें हमने एक उदाहरण ले लिया, CH3I ले लिया, मेथिल आयोडाइड, ठीक है, और हमने ये ले लिया नाभिक स्नेही, और ये नाभिक स्नेही है। अब ये क्या करेगा, अगर हमने ये लिखा है इसे, तो मेथिल आयोडाइड है, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, और ये है नाभिक स्नेही। अब जैसे नाभिक स्नेही है, इसकी ओर अग्रसर होगा, क्यों, कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं। अब इसमें होगा क्या, अब ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा दूसरे रूप में लिख रहा हूं, ये नाभिक स्नेही NU नेगेटिव चार्ज, अब ये आक्रमण करेगा इस एल्किल हैलाइड के, हमने ये लिख लिया। देखो, ये जो लिखने का एक तरीका होता है, इसमें एक चीज जरूर आएगी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हमें एक चीज आगे के लिए और भी काम आएगी। अब वो क्या रहेगी, अब क्या होता है कि जैसे नाभिक स्नेही है, हमने ये देखा ये ध्रुवीय कार्बन है, ठीक है, और जैसे ये नाभिक स्नेही है, इसकी ओर अग्रसर होगा, किसकी ओर, धनावेशित कार्बन की ओर, और जैसे आएगा धीरे धीरे निकट आएगा इसके, तो क्या होगा, C, और ये आ गया NU, नाभिक स्नेही निकट आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये थोड़े हट जाएंगे ऐसे, तो इस अवस्था में क्या हुआ, नाभिक स्नेही है, जैसे इस धनावेशित कार्बन की ओर आता है, तो नाभिक स्नेही भी उस धनावेशित कार्बन से जुड़ रहा है, और हैलाइड आयन भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इस अवस्था में कार्बन परमाणु है, उसकी संयोजकता होती है 5, और ये होती है थोड़ी देर के लिए स्थायी, और इसी अवस्था को बोलते हैं संक्रमण अवस्था। और जैसे ही नाभिक स्नेही है, इसके निकट आ जाएगा और निकट आएगा, तो हेलोजन परमाणु इस कार्बन से दूर आकर के हैलाइड आयन के रूप में निकल जाएगा। तो ये आ गया NU, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये हेलोजन परमाणु हैलाइड आयन के रूप में निकल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था
कि जिस प्रकार के अभिकर्मक आक्रमण होता है ना, उसी प्रकार के उस अणु में से कोई परमाणु कण आयन जो निकलेगा उसकी प्रकृति समान होगी। ऋणावेशित कण का आक्रमण है, ऋणावेशित कण का ही निष्कासन है। तो अब देखो इस अभिक्रिया में जो ये SN2 अभिक्रिया होती है, इसमें नाभिक स्नेही का जो आक्रमण है वो पश्चिम दिशा से होता है, विपरीत दिशा से होता है, इस ओर से नहीं होता है, इस ओर से होता है। और इस ओर से होने के कारण अणु का विन्यास है वो बदल जाता है। अणु का विन्यास यानी संरचना, त्रिविम संरचना। तो त्रिविम संरचना बदली कैसे कि हमने ये देखा कि एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु हैं वो उस ओर हैं, और जैसे नाभिक स्नेही का आक्रमण हुआ और ये हेलोजन परमाणु है आयोडाइड के रूप में निकला है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु क्या हुए, इनकी दिशा बदल गई, विपरीत दिशा में आ गई, अर्थात अणु का विन्यास क्या हो गया, बदल गया। ये एक तरह से उदाहरण होता है कि यदि हवा चलती है, तेज हवा, तो तेज हवा के कारण छाता अम्ब्रेला उसका विन्यास भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर वो नीचे से है तो जैसे हवा का दबाव लगेगा तो क्या होगा, वो ऊपर की ओर आ जाएगा, अर्थात उसका विन्यास चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से SN2 अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही के आक्रमण से कार्बन से जुड़े जो परमाणु या समूह होते हैं वो विपरीत दिशा में चले जाते हैं। इस कारण से उसका विन्यास क्या हो गया, बदल गया। इस विन्यास को बदलना वाल्डन प्रतिलोमन या प्रतिपन्न ये कहलाता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है SN2 अभिक्रिया, वो प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है, जबकि हमने ये पढ़ा था कि SN1 अभिक्रिया है वो रेसिमीकरण के साथ संपन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर भी बता सकते हैं। इसके लिए हम कल आपको इसके आगे बढ़ाएंगे कि दोनों में अंतर है वो क्या रहेगा, किस तरह से है। ठीक है, और इसमें कोई भी अगर आपको समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ध्यान रखें जो चीज़ बताई गई है उनको ठीक से आप समझने का प्रयास करें, थोड़ी अपने आप ही आपके समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।